Hello, hi, namaste. My name is Ashima Gupta, and today we are going to discuss the last lecture of metallurgy. मतलब पूरा चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स. लास्ट क्लास तक हमने स्टेप जो था वो आपका कंप्लीट कर लिया था विद द रिडक्शन टू मेटल. हम मेटल के रिडक्शन तक पहुंच चुके थे. आज की क्लास में बेटा हम रिफाइनिंग करेंगे मेटल्स की, और कुछ इंडिविजुअल मेटल्स हैं उनकी हम मेटलर्जी स्टडी करेंगे. एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं कि अभी तक हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा. तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला हमने स्टेप करा था स्टेप 1 साइजिंग ऑफ ओर, है ना. माइनिंग को हटा दो, माइनिंग तो करा ही था. हमने स्टेप 1 करा था साइजिंग ऑफ ओर, जिसमें हमने क्रशिंग करा था. उसके बाद हमने पल्वराइजेशन करा था. स्टेप 2 हमने क्या करा था. स्टेप 2 वाज दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. ओर में से जो अर्धे इम्प्योरिटीज थी, गैंग्यू या मैट्रिक्स, उसको रिमूव करा था. इसमें हमने फिजिकल और केमिकल मेथड्स करे थे. फिजिकल मेथड्स में हमने हाइड्रोलिक वॉशिंग करा था, हमने मैग्नेटिक सेपरेशन करा था, हमने फ्रॉथ फ्लोटेशन करा था. केमिकल मेथड में हमने लीचिंग करा था, एल्यूमिनियम का करा था, हमने सिल्वर का करा था, हमने गोल्ड का करा था. उसके बाद हमने स्टेप 3 करा था. स्टेप 3 में हमने क्या करा था, फिर हमने ओर को कन्वर्ट करा था इनटू ऑक्साइड. कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड. ओर को ऑक्साइड में इसीलिए बदलते हैं क्योंकि ऑक्साइड से मेटल रिड्यूस करना आसान होता है. देन द ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड. इसमें हमने 2 प्रोसेस करे थे, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. नेक्स्ट स्टेप हमने करा था स्टेप 4. अब हमने क्या करा था, जब ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने रिडक्शन करा था ऑक्साइड का मेटल में. डिपेंडिंग ऑन रिएक्टिविटी अलग अलग हमने रिडक्शन मेथड्स करे थे. हमने स्मेल्टिंग करा था, हमने एल्यूमिनोथर्माइट करा था, हमने सेल्फ रिडक्शन करा था. इसके अलावा हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा था फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. इसके बाद हमने लास्ट में हमने आपका एलिंगम डायग्राम करा था. उसमें हमने देखा कि कौन किसको रिड्यूस कर सकता है, कौन किसको रिड्यूस नहीं करेगा. आज की क्लास में लास्ट स्टेप करेंगे, फॉलोड बाय ये वाली जो एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी है. एनसीईआरटी के अंदर हमें ये 4 की ही दे रखी है, तो हम यही 4 पढ़ रहे हैं. ठीक है. सो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की अगर मैं बात करूं, अब रिडक्शन से जो मुझे मेटल मिला उसमें अभी भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती है, वो अभी बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं मिला. सो रिफाइनिंग इज बेसिकली द स्टेज जिसमें मेरे को जो रिडक्शन करके मेटल मिला, आई विल प्योरीफाई द मेटल, आई विल रिफाइन द मेटल, ताकि मुझे मेटल बिल्कुल प्योर स्टेट में मिल सके. So metals obtained by the reduction of its compound still contain some impurities and they have to be refined. Now depending on the nature of the metal, अलग अलग refining के methods लगाए जाते हैं. So पहला कर रहे हैं हम physical process, next करेंगे chemical process. Physical process में first technique है आपकी liquation. ये सारे refining of metals के जो steps हैं, they are very 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 important. तो लिक्वेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली ये तब यूज होता है, इट इज यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड आर एसोसिएटेड विद हाई मेल्टिंग इम्प्योरिटीज. यानी लिक्वेशन के अंदर क्या होता है, देखो यार, अभी जो मेटल है वो इम्प्योर है, इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है. तो जो मेटल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है. ठीक है. फिर हम क्या करते हैं, जो इम्प्योर मेटल होता है उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं ऑन अ स्लॉपिंग हर्थ ऑफ अ फर्नेस. स्लॉपिंग हर्थ बेसिकली इस तरह का है आपका. ठीक है. यहां से मान लो मेरा ये मेटल का रॉड है, मैंने इसको हीट करना स्टार्ट करा, मतलब और होगा वैसे तो रॉड मुझे थोड़ी सी और आगे बनानी चाहिए थी. सो धीरे धीरे जब मैं रॉड को हीट करना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो है, इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो मेटल पहले पिघल जाएगा तो मेटल सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में. तो मेटल लिक्विड में कन्वर्ट होता जाएगा, बट इम्प्योरिटीज नहीं कन्वर्ट होंगी. मेटल जैसे जैसे पिघलता जाएगा तो वो नीचे की तरफ क्या करता जाएगा, आपको फ्लो करके मिलता जाएगा. सो इम्प्योर मेटल इज हीटेड ऑन द स्लॉपिंग हर्थ. ये जो रॉड मैंने बनाई है ये किसकी है, अभी
इम्प्योर मेटल की। क्योंकि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम था तो वो पिघलता गया, पिघला, स्लोपिंग हर्थ है, नीचे की तरफ फ्लो करता जाएगा। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल। और इधर पीछे की तरफ आपकी रॉड में या नीचे की तरफ इम्प्योरिटीज रह जाएंगी। इम्प्योरिटी रह जाएंगी बची हुई ऑब्वियसली, क्योंकि इम्प्योरिटीज मेल्ट नहीं हो पाई क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई था। याद रखना है किन किन मेटल्स के लिए यूज होता है। So liquation is used for refining of lead, tin, antimony and bismuth. Pb, Sn, Sb, Bi, ठीक है। So ये एग्जाम्पल याद रखना है। ये बात याद रखनी है कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट टेक्निक पर आते हैं, डिस्टिलेशन। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो 9-10 से कि डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं। सो अब यहाँ पर क्या होता है, डिस्टिलेशन में जो मेटल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट, बेटा बॉइलिंग पॉइंट है, उस वाले में मेल्टिंग पॉइंट था, इसमें बॉइलिंग पॉइंट है। मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और इम्प्योरिटीज का हाई होगा ऑफ कोर्स। तो हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन का आपने सेटअप देखा ही होगा। सो जो डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है, ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसमें प्रेजेंट है आपका इम्प्योर मेटल, ठीक है। इसको मैंने हीट करना स्टार्ट करा, थोड़ा इधर की साइड बना देती हूँ, ठीक है। इम्प्योर मेटल है डिस्टिलेशन फ्लास्क में, इसको हीट करना स्टार्ट करा। क्योंकि मेटल का बॉइलिंग पॉइंट लो है तो वो आसानी से, मान लो अगर मेटल का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री है, इम्प्योरिटीज का 100 डिग्री है, तो जैसे ही हीट करके 50 डिग्री पहुंचेगा, मेटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका वेपर में, ठीक है। मेटल वेपर में कन्वर्ट होगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, वेपर में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर ऊपर फ्लास्क होता है, इधर कंडेंसर लगा होता है आगे, कंडेंसर में कूल डाउन होगा और वापस मुझे कलेक्टिंग फ्लास्क में प्योर मेटल मिल जाएगा। और इस वाले फ्लास्क में क्या बच जाएगी? आपकी इम्प्योरिटीज। हम ऐसे ही तो डिस्टिलेशन करते थे। अगर मुझे वाटर अल्कोहल का मिक्सचर सेपरेट करना है, वाटर एसीटोन का, तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता था, पानी का ज्यादा होता था, एसीटोन पहले उड़ के मिल जाता था, वाटर बाद में मिलता था। सो मेटल्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट आर रिफाइंड बाय दिस मेथड। ये याद रखना, जिंक, कैडमियम, मरकरी जो डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 12 में आते थे, ये कैसे मेटल्स होते हैं? दे आर वॉलेटाइल मेटल्स। क्योंकि आप डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ चुके हो, मैंने ही पढ़ाया था। सो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी एंड कॉपरनीशियम ऑल्सो होता है। ये वॉलेटाइल मेटल्स होते हैं, इनमें जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो वीक होता है, क्योंकि डी में पूरे के पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, D10 फुली फिल्ड होता है, जिसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड वीक होता है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों चीजें लो होती हैं, ठीक है। सो जिंक, अगर इम्प्योर जिंक है, ठीक है, मैं इसको हीट करना स्टार्ट करूंगी, जिंक वेपर में कन्वर्ट होगा, कंडेंसर से जाएगा, कूल डाउन होगा, वापस मिल जाएगा, और इस वाले फ्लास्क में इम्प्योरिटीज पीछे रह जाएंगी। नेक्स्ट टेक्निक है आपकी जोन रिफाइनिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। एक तो इनमें यार आपको एग्जाम्पल याद रखना है और ये याद रखना है किसके लिए अप्लाई हो रही है, मतलब टेक्निक में क्या हो रहा है। अब जोन रिफाइनिंग में क्या होता है, पहला याद रखना, मेटल्स ऑफ वेरी हाई प्योरिटी, जिसे बोलते हैं ना अल्ट्रा प्योर, जब आपको ऑब्टेन करना होता है तो उस केस में हम जोन रिफाइनिंग लगाते हैं। इसमें जो प्रिंसिपल वर्क करता है वो ये प्रिंसिपल होता है कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं दे टेंड टू रिमेन डिसॉल्व्ड इन मोल्टन मेटल, यानी इम्प्योरिटीज जो होती है वो मोल्टन मेटल में रहती हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं समझना, इससे समझ आए ठीक है, नहीं तो ऐसे समझ लो। ये मेरे इम्प्योर मेटल रॉड है, ठीक है। यहां पर क्या है, एक मूविंग सर्कुलर हीटर होता है, ठीक है, मूविंग सर्कुलर हीटर होता है, जिसको मैं धीरे धीरे रॉड के वहां से मूव करना स्टार्ट करती हूँ। जैसे ये मेरी रॉड है, ठीक है, ये अभी ये रॉड है और यहाँ पे सर्कुलर हीटर में धीरे 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 पास करना शुरू करूंगी।
सो रॉड के ऊपर से, मतलब जैसे अगर मेरे पास ये रॉड है तो मैं इधर से मूविंग सर्कुलर हीटर पास करना स्टार्ट करूंगी। जैसे जैसे मूविंग सर्कुलर हीटर आएगा, अब जैसे क्या होगा, जब सर्कुलर हीटर आया तो इधर का मेटल मेल्ट हुआ, ठीक है, मेटल मेल्ट होगा तो क्या होगा, अब मेटल जाएगा तो फिर आगे इधर का मेटल मेल्ट होगा, फिर मैं सर्कुलर हीटर को और आगे लेके जाऊंगी तो वहां का मेटल तो सॉलिडिफाई हो जाएगा, नीचे का मेटल पिघलेगा, इम्प्योरिटीज मोल्टन जोन में नीचे आ जाएंगी, फिर मैं और आगे लेकर जाऊंगी हीटर को, तो फिर क्या होगा, इधर का पोर्शन मेल्ट हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे समझना, मैं सर्कुलर हीटर लाई, इधर का मेटल मेल्ट हुआ, ठीक है, यहाँ का मेल्ट हुआ पहले, जब मेल्ट हुआ तो इम्प्योरिटीज भी है मेटल भी है, अब हीटर को मैं नीचे ले आई तो ये वाला पोर्शन सॉलिडिफाई होगा, अब ये वाला पिघल जाएगा, तो इम्प्योरिटीज यहाँ से यहाँ आ गई, पीछे का मेटल सॉलिडिफाई हो गया, क्योंकि इम्प्योरिटीज की टेंडेंसी है कि वो मेटल के साथ डिसॉल्व स्टेट में, मोल्टन स्टेट में आएंगी, सॉलिड स्टेट में नहीं आएंगी। फिर मैं सर्कुलर हीटर को और नीचे लेकर आई तो ये वाला पोर्शन मेल्ट हुआ, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, अब इम्प्योरिटीज यहाँ से यहाँ आ जाएंगी। तो होता क्या है, इम्प्योरिटीज जैसे जैसे सर्कुलर हीटर नीचे आता जाएगा वो नीचे वाले मोल्टन जोन को, मतलब नीचे वाले मेटल को पिघलाता जाएगा, इम्प्योरिटी नीचे की तरफ आती जाएंगी। इधर की साइड आपके पास क्या मिलेगा, आपको प्योर मेटल, और पीछे की तरफ जैसे नीचे आते जाओगे तो इम्प्योरिटीज आती जाएंगी, पीछे आपका प्योर मेटल आता जाएगा। सो इधर की तरफ प्योर मेटल सॉलिडिफाई होता जाएगा, सर्कुलर हीटर जैसे जैसे नीचे आता जाएगा इम्प्योरिटीज उसके साथ आती जाएंगी। सो इम्प्योर जोन आपका इधर आ जाएगा, मोल्टन जोन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आपकी इम्प्योरिटी। सो ये याद रखना है कि जैसे जैसे सर्कुलर हीटर नीचे आएगा मेटल को मेल्ट करता जाएगा, इम्प्योरिटीज ऊपर से नीचे मोल्टन जोन में आती जाएंगी, पीछे का मेटल कूल डाउन होता जाएगा, सॉलिडिफाई होता जाएगा, प्योर मेटल आपको ऑब्टेन हो जाएगा। इसको बोलते हैं जोन रिफाइनिंग, क्योंकि जोन वाइज रिफाइन हो रहा होता है। अब इस मेथड से हम कौन कौन से मेटल्स को प्योरीफाई करते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम एंड इंडियम, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो आपके सेमीकंडक्टर्स की तरह यूज होते हैं, सो जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, बोरॉन है, गैलियम है, इंडियम है, दे आर यूज्ड एज सेमीकंडक्टर्स, आर रिफाइंड इन दिस मैनर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल आ रखा है। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं अब केमिकल प्रोसेस पे। अभी तक क्या थी, फिजिकल टेक्निक थी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन डिफरेंस पर बेस्ड था। अब हम केमिकल मेथड पर आ रहे हैं। फर्स्ट इज योर क्यूपलेशन। क्यूपलेशन में क्या करते हैं, ये बेसिकली यूज होता है टू प्योरीफाई सिल्वर कंटेनिंग द इम्प्योरिटीज ऑफ लेड, ठीक है। तो मेरे पास इम्प्योर सिल्वर है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज किसकी प्रेजेंट है, लेड की, इट हैज इम्प्योरिटीज ऑफ लेड। और जो इम्प्योरिटी है लेड की, इट हैज मोर एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है, वाइल मेटल डज नॉट हैव। तो यहां पर क्या होगा, जब मैं इम्प्योर मेटल को, ध्यान से समझना रिएक्शन है, जब मैं इम्प्योर मेटल को यानी इम्प्योर सिल्वर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो सिल्वर की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम है, बट जो लेड है, जो सिल्वर के अंदर लेड का इम्प्योरिटी था, उसका जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है। तो इम्प्योरिटी क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी, क्योंकि उसका प्यार है ऑक्सीजन की तरफ। सो सिल्वर के अंदर जो लेड की इम्प्योरिटी होती है, उसकी एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, तो वो क्या करेगा, लेड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके लेड ऑक्साइड बना लेगा, एक वॉलेटाइल ऑक्साइड बनाएगा और उड़ जाएगा। वॉलेटाइल ऑक्साइड का मतलब है कि आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, बट जो मेटल होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, देयर विल बी नो रिएक्शन। सो क्यूपलेशन में ये होता है, इम्प्योर मेटल है सिल्वर का जिसमें लेड की इम्प्योरिटी है, इधर एयर होल्स होते हैं जहाँ से आपकी ऑक्सीजन आ रही होती है, ठीक है, और हीट भी कर रहे होते हैं। तो जो लेड होता है वो आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लेड ऑक्साइड बनाता है, बिकॉज इट इज अ वॉलेटाइल ऑक्साइड, आसानी से वेपर में कन्वर्ट होता है, उड़ जाता है और आपके पास सिल्वर प्योर फॉर्म में रह जाता है। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं पोलिंग, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है। सो पोलिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब मेटल में
उसी की ऑक्साइड एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो। ध्यान से समझना, मेटल में मेटल की ही ऑक्साइड एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। वेरी कॉमन एग्जांपल इज जैसे कि कॉपर, कॉपर के अंदर उसी की ऑक्साइड Cu2O की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो मेटल होता है इम्प्योर वाला, उसको स्टर करते हैं विद अ लॉग ऑफ वुड, इसीलिए हम इसको पोल बोलते हैं। लॉग ऑफ वुड जो होता है, लॉग ऑफ वुड मतलब लकड़ी बेसिकली, ठीक है। सो ये मेथड यूज होता है कॉपर या लेड को प्योरीफाई करने के लिए। ये प्रोसेस तब यूज करते हैं व्हेन द मेटल हैविंग द इम्प्योरिटी ऑफ देयर ओन ऑक्साइड, जब खुद के अंदर खुद ही की ऑक्साइड की इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो। सो इन दिस प्रोसेस अ ग्रीन वुडन पोल इज हीटेड विद मोल्टन मेटल। तो जो इम्प्योर मेटल है उसको हमने पिघले हुए फॉर्म में लिया, एक ग्रीन लॉग ऑफ वुड लिया, फ्रेश लेते हैं एकदम, क्योंकि उसके अंदर जो आपका हाइड्रोकार्बन या कार्बन का परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है। सो उस ग्रीन लॉग ऑफ वुड को हम स्टर करते हैं, ये रहा इस तरह से स्टर करते हैं। धीरे धीरे क्या होगा अब समझना, ये मेरी इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो कॉपर के अंदर, ये इम्प्योर कॉपर जो है उसके अंदर Cu2O प्रेजेंट होता है एज इम्प्योरिटी। तो ये जो Cu2 है, ये CH4 मुझे कहां से मिल रहा है, फ्रॉम द ग्रीन लॉग ऑफ वुड, है ना। लकड़ी है, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन बेस्ड, ऑर्गेनिक ही होगा, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। सो आपका मीथेन जो होता है वो इसके साथ रिएक्ट करता है, Cu2O को किस में रिड्यूस कर देगा, आपका कॉपर में। तो जो इम्प्योरिटी है वो रिड्यूस हो जाती है मेटल के अंदर ही, ठीक है। आपका CO2 मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस, CO2 भी गैस है, निकल जाएगी। तो CO2 निकल जाता है, H2 निकल जाता है, और जो Cu2O की इम्प्योरिटी थी वो Cu में रिड्यूस हो जाती है। तो आपके पास कॉपर और Cu2O भी Cu में रिड्यूस हो गया, तो मेरे पास सिर्फ सारा का सारा क्या मिल गया, कॉपर, प्योरीफाई हो गया, ठीक है। सो पोलिंग इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ग्रीन वुड, ग्रीन लॉग ऑफ वुड या वुडन पोल से हम स्टर करते हैं इम्प्योर मेटल को। टेक्निक कब लगेगा, जब मेटल के अंदर उसी की ऑक्साइड एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो। तो मेटल ऑक्साइड को मेटल में क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, विच इज द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से। सबसे ज्यादा सवाल अगर रिफाइनिंग में आता है, एक तो इससे आता है और एक आगे बताऊंगी मुंड्स प्रोसेस, वेन आर्कल प्रोसेस, इनसे आता है। सो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज कंसिडर्ड, अभी हमने तीन, मतलब पहला करा फिजिकल मेथड जिसमें आपने डिस्टिलेशन करा, जोन रिफाइनिंग करा, लिक्वेशन करा। सेकेंड हमने करा केमिकल जिसमें हमने क्यूपलेशन करा और पोलिंग करा। थर्ड हम कर रहे हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मेटल को रिफाइन करेंगे। सो यहाँ पर हम बेसिकली दिस कैन मेथड बी यूज टू प्योरीफाई कॉपर, सिल्वर, जिंक, टिन, लेड, एल्यूमिनियम, निकल, क्रोमियम, इन सारे मेटल्स को, और भी बहुत सारे हैं, इन सबको हम इस मेथड के थ्रू प्योरीफाई कर सकते हैं। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, ये ध्यान रखना, जो इम्प्योर मेटल होता है उसको क्या बनाते हैं, एनोड, और जो प्योर मेटल होता है उसकी थिन स्ट्रिप को हम बनाते हैं कैथोड, ठीक है। सो इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज मेड एज एनोड and cathode is made the thin strip या thin plate of pure metal, ठीक है। सो अगर मैं आपसे पूछूं एनोड क्या बनाया है, तो एनोड क्या होता है मेरा, इम्प्योर मेटल। कैथोड क्या होता है, प्योर मेटल, बट ये थिन स्ट्रिप होता है क्योंकि मेरे को इसी पे डिपॉजिट कराना है प्योर, और प्योरीफाई कर करके इस पे डिपॉजिट कराना होता है। फिर होता है, ये तो दो रॉड्स हो गई मेरी, उसके बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना है। तो आप जिस भी मेटल की रिफाइनिंग करा रहे हो, आप उसी का सॉल्यूबल सॉल्ट सोल्यूशन लोगे। ये नहीं, अब जैसे मान लो मैं कॉपर नहीं सिल्वर की रिफाइनिंग कर रही हूँ, आई कैन नॉट टेक सिल्वर क्लोराइड एज इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं है, इट्स अ प्रेसिपिटेट। I can take silver nitrate, yes, but silver chloride, no. So आपको जो इलेक्ट्रोलाइट लेना है वो सॉल्ट सोल्यूशन सॉल्यूबल होना चाहिए, क्योंकि वो सॉल्यूबल होगा तभी वो आयंस में डिसोसिएट होगा और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रिएक्शन शो करेगा।
सो ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, अब यहाँ पे यार सीधा रिएक्शन की ही बात करते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, मैं सीधा आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो मैं रिफाइनिंग कर रही हूँ कॉपर की, ठीक है, तो कॉपर में क्या करेंगे, एनोड किसको बनाएंगे, ब्लिस्टर कॉपर को, जो इम्प्योर कॉपर था। ब्लिस्टर कॉपर क्या था, जिसमें आपकी अपीयरेंस, क्योंकि SO2 इवॉल्व हो रही थी रोस्टिंग के थ्रू, याद करो, तो कॉपर में मैंने आपको बताया था छोटे छोटे होल्स जैसे बबल से आ जाते हैं, इसको हम ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं बिकॉज ऑफ दी अपीयरेंस, ये इस तरह से दिखता है। और ये इसीलिए ब्लिस्टर कॉपर इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि एवोल्यूशन ऑफ SO2 हो रहा होता है वहां पर। कैथोड बनाया हमने प्योर कॉपर, इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने कॉपर का ही सॉल्ट सोल्यूशन यानी कॉपर सल्फेट, और थोड़ा सा इसके अंदर क्या लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ सके, आयंस में डिसोसिएशन और ज्यादा हो सके। सो डायग्राम देखें जरा, ये मैंने ले लिया अपना इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, एक ही टैंक होता है इलेक्ट्रोलिसिस में। एनोड थिक होता है, याद रखना है, कैथोड थिन होता है। एनोड पे बेटा एनायन आता है, एनायन नेगेटिव होगा तो एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव, तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा कैथोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा। इलेक्ट्रोड पे कोई चार्ज नहीं होता, आप उसको बैटरी के जिस टर्मिनल से जोड़ोगे वो चार्ज एक्वायर कर लेगा। तो जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा वो पॉजिटिव चार्ज, जो बैटरी के नेगेटिव चार्ज से जुड़ेगा नेगेटिव टर्मिनल से वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एनायन नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, कैटायन पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पर हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया, we have taken aqueous copper sulfate plus few drops of dilute sulfuric acid, ठीक है। अब मैंने स्विच ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास कराना शुरू करा, ठीक है। सो एट एनोड, ध्यान से समझना, एनोड पर क्या कैरी आउट होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, है ना। एनोड पर ऑक्सीडेशन कैरी आउट होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है मेरा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या होगा, एनोड मेरा किसका बना हुआ था, एनोड है मेरा इम्प्योर कॉपर, और कैथोड मेरा क्या है, प्योर कॉपर। तो यहां पर क्या होगा, जो इम्प्योर कॉपर है वो धीरे धीरे, जो इलेक्ट्रोड का कॉपर था इम्प्योर कॉपर, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सॉल्यूशन के अंदर आना शुरू कर देगा, है ना। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो धीरे धीरे क्या होगा, एनोड से जो कॉपर है, इम्प्योर तो है ही, बट उसमें से जो कॉपर वाला पोर्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करके सोल्यूशन के अंदर कॉपर आयंस की फॉर्म में आना शुरू कर देगा, ठीक है। और जो इम्प्योरिटीज होंगी, अगर सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज होंगी तो वो सोल्यूशन में रहेंगी, जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो एनोड के नीचे कलेक्ट हो जाती हैं एज योर एनोड मड, ठीक है। सो धीरे धीरे एनोड का अमाउंट कम होता जाएगा क्योंकि कॉपर जो था वो डिसॉल्व होकर सोल्यूशन में आ रहा है आयंस की फॉर्म में, जो इम्प्योरिटी सोल्यूबल थी वो सोल्यूशन में रहेंगी, जो सोल्यूबल नहीं थी वो नीचे इकट्ठी, क्योंकि गिरती जाएंगी नीचे की तरफ, गिरती जाएंगी तो दे विल सेटल डाउन एज एनोड मड। तो धीरे धीरे मेरे एनोड का जो अमाउंट है इलेक्ट्रोड का वो कम होता जाएगा। अब कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है मेरा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहां पर जो मेरा कॉपर 2+ आयन है सोल्यूशन के अंदर, एक तो कॉपर सल्फेट से है, प्लस यहां से भी तो कॉपर आयन मिला, कॉपर सल्फेट में भी कॉपर आयंस है, और जो मेरे को एनोड से कॉपर आयंस मिले, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर कर कॉपर सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट होते जाते हैं। तो ये यहां पर कॉपर की फॉर्म में क्या होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। तो धीरे धीरे कैथोड का मास इंक्रीज होता जाएगा
और एनोड का मास जो होगा वो क्या करता जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। एक टाइम आएगा एनोड डिमिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और कैथोड जो होगा वो थिक हो जाएगा, क्योंकि उस पर प्योर कॉपर आकर क्या होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। सो उसके बाद आपका कैथोड, हमने पतली स्ट्रिप बनाई थी बट हमें आखिरी में एकदम थिक स्ट्रिप मिलती है जिसपे प्योर कॉपर आकर डिपॉजिट हो चुका होता है। सो ये पूरा टेक्निक होता है विच इज ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। सो हमने कॉपर की करी है, बाकी एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर मैं सिल्वर की रिफाइनिंग कर रही हूँ तो एनोड बनाऊंगी मैं इम्प्योर सिल्वर, कैथोड बनाएंगे थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर सिल्वर, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन विद 1% डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे, ठीक है। अगर हम एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर रहे हैं, वही सब कुछ है बेटा। एनोड लोगे इम्प्योर एल्यूमिनियम, कैथोड लोगे प्योर एल्यूमिनियम। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं मिक्सचर ऑफ क्रायोलाइट, Na3Al(F6) एंड कैल्शियम फ्लोराइड विच इज फ्लोरस्पार। ये आपके न्यूट्रल फ्लक्स की तरह होते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं, प्लस आयंस में डिसोसिएट होते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं, और फ्यूजन टेम्परेचर एल्यूमिना का कम कर देते हैं। चलो नेक्स्ट है वेपर फेज रिफाइनिंग। तो अभी जो हमने थर्ड मेथड करा था दैट वाज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, यानी हम मेटल की रिफाइनिंग कर रहे हैं यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलिटिक सेल के थ्रू कर रहे हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं वेपर फेज रिफाइनिंग विच इज अ थर्मल डीकॉम्पोजिशन। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं, हम इम्प्योर मेटल का एक वॉलेटाइल कंपाउंड बनाते हैं। तो उसमें से जो मेटल होता है वो सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेता है, इम्प्योरिटी रह जाती है पीछे। फिर वो जो वॉलेटाइल कंपाउंड बनता है उसको हम डीकम्पोज करके वापस मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं। सो यही है, इन दिस मेथड मेटल इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वॉलेटाइल कंपाउंड एंड कलेक्टेड एल्सवेयर। उसके बाद उसको डीकम्पोज करते हैं टू गिव दी प्योर मेटल। बट इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि द मेटल शुड फॉर्म अ वॉलेटाइल कंपाउंड विद द अवेलेबल रिएजेंट। ऐसा नहीं है मैं कोई भी मेटल इससे रिफाइन कर सकती हूँ और कोई भी रिएजेंट ले सकती हूँ, नहीं। मेटल मेरा वॉलेटाइल कंपाउंड, वॉलेटाइल का मतलब है जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो सके, वॉलेटाइल कंपाउंड बनाना चाहिए। उसके बाद जो वॉलेटाइल कंपाउंड है वो आसानी से क्या करना चाहिए, डीकम्पोज भी हो जाना चाहिए, ताकि मेरा मेटल मुझे वापस आसानी से मिल सके। बाकी टेक्निक समझो क्या होता है, थ्योरी तो चलती रहती है। सो ये टाइटेनियम है जो अभी इम्प्योर है, ठीक है। इसके अंदर टाइटेनियम है और इम्प्योरिटीज है, मुझे प्योर टाइटेनियम ऑब्टेन करना है। तो मैंने क्या करा, टाइटेनियम का जो इम्प्योर था उसका रिएक्शन कराया आयोडीन के साथ। तो टाइटेनियम ने आयोडीन के साथ रिएक्ट करके TiI4 बना लिया, जो कैसा कंपाउंड है, इट इज अ वॉलेटाइल कंपाउंड, और इम्प्योरिटीज पीछे की तरफ रह जाएंगी, ठीक है। फिर TiI4 क्योंकि एक वॉलेटाइल कंपाउंड है, ये वेपर्स में हमने इसको कलेक्ट कर लिया कूल डाउन करके, ठीक है। फिर TiI4 जो था इसको मैंने अब डीकम्पोज करा। जब मैंने इसको डीकम्पोज करा तो मुझे टाइटेनियम मिल गया जो प्योर है, और आयोडीन गैस रिलीज हो गई। So this method is useful for removing all the oxygen and nitrogen impurities from zirconium and titanium. अगर अब मैं zirconium के लिए बात करूं तो zirconium के लिए भी सेम लगता है। तो आपका zirconium इम्प्योर वाला आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको एक वॉलेटाइल कंपाउंड मिलेगा विच इज ZrI4, ठीक है। फिर ये जो ZrI4 है क्योंकि एक वॉलेटाइल कंपाउंड है, इसको हम हीट करेंगे तो डीकम्पोज होगा, मुझे जिरकोनियम मिल जाएगा और आयोडीन क्या कर जाएगी, लिबरेट कर जाएगी। बट अब जो ये जिरकोनियम मिल रहा है मुझे ये कैसा मिला, प्योर मिला। So this method is called as Van Arkel method, which is used for the purification of titanium and zirconium, ठीक है। नेक्स्ट है मुंड्स प्रोसेस। इन वाले मेथड्स दोनों पे बेटा स्टार बना लो, क्योंकि ये VIP हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के अंदर आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा वेन आर्कल और मुंड्स प्रोसेस पे। मुंड्स प्रोसेस यूज होता है स्पेसिफिकली टू प्योरीफाई निकल। ये निकल को प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है, ठीक है। सो इट इज प्योरीफाइड बाय यूजिंग CO।
तो यहाँ पे क्या होता है, निकल कार्बोनिल या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ निकल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनाता है। आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा ये कॉम्प्लेक्स। फिर इसको हीट करते हैं। टेक्निक का प्रिंसिपल वही है, थर्मल डिकम्पोजिशन। पहले इम्प्योर मेटल को एक अवेलेबल रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया, वॉलेटाइल कंपाउंड बनाया, उसको डिकम्पोज करा, प्योर मेटल ऑब्टेन कर लिया। सो निकल इम्प्योर टेट्रा मतलब कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज टेट्रा कार्बोनिल निकल। निकल की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी तो x+4 × 0, क्योंकि कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, पूरे कॉम्प्लेक्स पे 0 चार्ज है, तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, 0। फिर हीट करा, डिकम्पोज हुआ, CO उड़ गया और यहाँ पर आपको प्योर निकल मिल जाएगा। सो अगर आपसे पूछा जाए कि निकल जब कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मूला बनता है कॉम्प्लेक्स का, दैट इज NiCO4। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज 0। कितने मोल्स CO के चाहिए रिएक्ट करने के लिए, 4 मोल चाहिए होता है CO का। चलिए थोड़े से सवाल कर लेते हैं। कॉपर मैटे या कॉपर मैट भी बोल सकते हैं। सो कॉपर मैट जो है, कॉपर मैट कंसिस्ट ऑफ, अब ये पिछले क्लास का टॉपिक से सवाल है, बट थोड़ा सा अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो आपको याद आ जाएगा क्योंकि मैंने करवा रखा है। सो कॉपर मैट कंसिस्ट ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड फेरस सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड एंड फेरस ऑक्साइड। तो जो कॉपर मैट होता है दैट इज बेसिकली दी मिक्सचर ऑफ Cu2s एंड FeS, है ना। Cu2s पहले रोस्टिंग से Cu2O में कन्वर्ट होता है, सेल्फ रिडक्शन से आपको Cu मिलता है। ऐसे FeS पहले ऑक्सीडाइज होकर FeO में बनता है, ये इम्प्योरिटी होती है, इसको हम फ्लक्स के साथ रिएक्ट कराते हैं विच इज SiO2, स्लैग बनाता है FeSiO3 और रिमूव हो जाता है। सो कॉपर मैट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड। फेरस क्योंकि आयरन +2 वाला है। Next, in the extraction of copper, product obtained after bessemerization is called as dash because dash. So bessemerization के थ्रू हमें जो कॉपर मिलता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कॉपर मैट होता है, ब्लिस्टर कॉपर होता है, अल्ट्रा प्योर कॉपर होता है। तो बेसिमराइजेशन के बाद जो आपको कॉपर मिलता है वो आपका कौन सा होता है, ब्लिस्टर कॉपर। प्योर कॉपर तो बहुत बाद में ऑब्टेन होगा जब आप उसकी रिफाइनिंग वगैरह कराओगे, तो आपको पहले जो मिलता है वो ब्लिस्टर कॉपर मिलता है, एंड इट इज कॉल्ड एज ब्लिस्टर कॉपर बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस। अपीयरेंस की वजह से, क्योंकि SO2 के बबल्स आ जाते हैं जिसकी वजह से ब्लिस्टर छाले जैसा अपीयरेंस देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस टू एल्यूमिनियम बाय कार्बन एट हाई टेम्परेचर बिकॉज। तो मैंने आपको बताया था जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनकी जो ऑक्साइड्स होती हैं उनको हम कार्बन एज अ रिडक्शन मेथड यूज नहीं कर सकते, यानी कार्बन के थ्रू रिड्यूस नहीं कर सकती। तो वो बोल रहा है क्यों नहीं कर सकते हैं, पहला बोल रहा है टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज हाई विच इंक्रीजेस फ्यूल कॉस्ट, राइट, क्योंकि एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इट्स नियर अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस विच इज वेरी हाई। नेक्स्ट बोल रहा है एल्यूमिनियम कैन फॉर्म कार्बाइड विद कार्बन, बिल्कुल सही है। हाईली रिएक्टिव मेटल को जब मैं हीट कर रही हूँगी उसकी ऑक्साइड को, तो चांसेस है कि जो मेटल अगर ऑब्टेन होगा भी वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कार्बाइड, विच इज एन अननेसेसरी प्रोडक्ट, मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट आफ्टर रिडक्शन कलेक्शन ऑफ मेटल इज टू बी डन वेरी केयरफुली इन एन इन्वर्ट एनवायरमेंट, ये भी ठीक है। सो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव, आप आसानी से कार्बन से रिड्यूस करके हाईली रिएक्टिव मेटल को ऑब्टेन नहीं कर सकते, आपको एक इनर्ट एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्ट ना करे, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल है एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आसपास में जो मिलेगा रिएक्ट कर देंगे, ऑक्सीजन होगा रिएक्ट कर लेंगे, नाइट्रोजन होगा रिएक्ट कर देंगे। सो दे हैव टू बी प्रोवाइडेड इनर्ट एनवायरनमेंट। इलेक्ट्रो, इसीलिए हम बोलते हैं जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनको हम इनकी ऑक्साइड या इनके कंपाउंड से जब सेपरेट करते हैं तो हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच।
टिन को लिक्वेशन से करते हैं, हाँ ठीक है, SN, PB, BI, SB। जिंक को डिस्टिलेशन से, हाँ जिंक कैडमियम मरकरी डिस्टिलेशन से। कॉपर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से, सही है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से है। आयरन को जोन रिफाइनिंग से, गलत है ना। जोन रिफाइनिंग से जो मैं मेटल्स कर रही थी वो कौन से वाले थे, सेमीकंडक्टर्स वाले थे ना यार। सिलिकॉन था, जर्मेनियम था, बोरॉन था, ये सारे सेपरेट हो रहे थे जोन रिफाइनिंग से। चलिए नेक्स्ट है फेवरेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ZnO टू Zn, यानी अगर मेरे को जिंक ऑक्साइड को जिंक में रिड्यूस करना है तो क्या अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। कार्बन एट हाई टेम्परेचर, CO एट हाई टेम्परेचर, CO एट हाई टेम्परेचर, CO एट लो टेम्परेचर। CO तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इसको CO से रिएक्ट कराऊंगी तो CO इससे रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, इसको डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता। बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन या CO में से कौन बिहेव करेगा बेटर, तो मैंने आपको ये लास्ट टाइम भी बताया था, हाई टेम्परेचर पे कार्बन एक्ट्स एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, लो टेम्परेचर पे CO एक्ट्स एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बट यहाँ पे उसने मेरे को CO दे रखा है हाई टेम्परेचर पे, विच इज रॉन्ग। CO अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करता है एट लो टेम्परेचर, नॉट एट हाई टेम्परेचर। सो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन एट हाई टेम्परेचर एक्ट्स एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, हीट करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO में, और ZnO को किस में रिड्यूस कर देगा, Zn में। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी। सो विद दिस वी आर ऑलमोस्ट डन विद द चैप्टर, एंड जो सारे जनरल स्टेप्स होते हैं मेटलर्जी के, हमने वो सारे स्टेप्स कर लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम दी माइनिंग टू दी रिफाइनिंग ऑफ दी मेटल्स। रिदम बन गई ना, माइनिंग टू रिफाइनिंग। सो अब हम कर रहे हैं एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, इंडिविजुअल मेटल्स की स्टडी करेंगे कि उनको हम कैसे पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। NCERT में हमारे सिलेबस में 4 मेटल्स की एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे ज़्यादा सवाल आता है एक तो आपका आयरन से, कॉपर से, एल्यूमिनियम से भी आता है। एल्यूमिनियम में हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से बहुत सवाल आता है, अभी बात करते हैं। सो हमें पता है भाई एल्यूमिनियम की जो ओर थी वो कौन सी थी, बॉक्साइट, G4 बॉक्साइट है। मैंने ओर को अर्थ क्रस्ट से माइन कर लिया, मैंने ओर को साइज भी कर लिया, क्रशिंग कर लिया, फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लिया। फिर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था रेड बॉक्साइट में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर किसकी इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है, Fe2O3 की, जो उसको रेड कलर इम्पार्ट करती है। वाइट बॉक्साइड में SiO2 की मेजर इंप्योरिटी होती है, वाइट ही होता है सिलिका। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी वाइट होता है तो वाइट ही रहता है। फिर हमने इन ओर को बेटा क्या करा था, कॉन्सेंट्रेट करा था, याद करो, लीचिंग के थ्रू हमने इनको कॉन्सेंट्रेट करा था। सो कॉन्सेंट्रेशन रेड बॉक्साइड को करा था हमने बाय बेयर्स प्रोसेस, या फिर कर सकते हैं बाय हॉल्स प्रोसेस और हीट करते हैं। और जो वाइट बॉक्साइट होता है उसको हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं बाय सरपेक्स प्रोसेस, जिसमें हमने कार्बन और नाइट्रोजन का मिक्सचर के लिया था, और इसको भी हीट करते हैं। फिर हमें जो मिलता है दैट इज Al2O3 प्योर एल्यूमिना। एल्यूमिना इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मुझे इम्प्योरिटीज निकल गई, मुझे Al2O3 मिल गया। अब Al2O3 में से मुझे Al चाहिए, तो हमने इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा विद हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। सो अभी रिडक्शन करूंगी, रिडक्शन करके मुझे जो एल्यूमिनियम मिलेगा वो इम्प्योर होगा, क्योंकि उसके अंदर अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। फिर हम इसकी प्योरिफिकेशन करते हैं बाय हुप्स प्रोसेस, और सबसे आखिरी में आपको क्या मिल जाता है, प्योर एल्यूमिनियम। सो रिडक्शन करके भी जो मेटल मुझे मिला उसके अंदर अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, फिर उसको प्योरीफाई करा जाता है एंड देन वी ऑब्टेन प्योर एल्यूमिनियम। अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे, एक एक स्टेप डिटेल में पढ़ेंगे। चलें, पहला कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बेयर्स प्रोसेस। सो बेयर्स प्रोसेस क्या है, अब हमने ओर माइन कर लिया, साइज कर लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करें, इम्प्योरिटी को रिमूव करें। सो बेयर्स प्रोसेस में यू हैव Fe2O3 एज इम्प्योरिटी। ये सब मैं आपको लास्ट टाइम पढ़ा चुकी हूँ,
मतलब लास्ट क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ पहले की। सो फटाफट डिस्कस करते हैं। जो आपका रेड बॉक्साइट होता है जिसके अंदर आपकी Fe2O3 की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है और Fe2O3 वाली जो ऑक्साइड होती है, दिस इम्प्योरिटी इज बेसिक इन नेचर। एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक यानी ये एसिडिक भी बिहेव कर सकता है, बेसिक भी कर सकता है, बट ये बेसिक ही है। तो मैं इस बेस का बेस के साथ अगर रिएक्शन कराऊंगी तो कुछ रिएक्शन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इम्प्योर बॉक्साइट ओर लेते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो जो ओर होती है Al2O3 वो NaOH में डिसॉल्व हो जाती है। अब ये बेस है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो इस टाइम पर ये एसिडिक बिहेव करती है, रिएक्ट करके आपका सॉल्ट बनाते हैं विच इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और इम्प्योरिटी जो होती है Fe2O3 की वो अनडिजॉल्व्ड होती है, वो डिसॉल्व ही नहीं कर पाती है NaOH में, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करेगी। फिल्टर करते हैं सोल्यूशन को, इम्प्योरिटी फिल्टर पेपर पे मिल जाएगी, नीचे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा एल्यूमिनेट का, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का। फिर मैंने आपको बताया था इस सोल्यूशन को हम पानी के साथ और डाइल्यूट करते हैं, स्टर करते हैं फॉर नियर अबाउट 36 आवर्स। स्टर हाथ से नहीं करते, मैग्नेटिक स्टरर्स होते हैं, तो उनके थ्रू हम इनको स्टर करते हैं। मैग्नेटिक स्टरर में क्या करते हैं, फ्लास्क के अंदर एक मैग्नेटिक बीड डाल देते हैं और नीचे आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है। सो मैग्नेटिक बीड क्या करती है, स्पिन करती रहती है, जो आपके सोल्यूशन को स्टर करता रहता है। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के थोड़े से इसमें सड्स डालते हैं, तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या मिल जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। फिर इस प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर करते हैं, ड्राई करते हैं और हीट करते हैं। जब हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो मुझे एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा, यानी प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा और पानी उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेयर्स प्रोसेस था। नेक्स्ट है हॉल्स प्रोसेस। हॉल्स प्रोसेस कैन ऑल्सो बी यूज टू कॉन्सेंट्रेट योर रेड बॉक्साइड, नॉट वाइट, रेड बॉक्साइड। सो हॉल्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम जो हमारी बॉक्साइड और होती है Al2O3 उसका रिएक्शन कराते हैं विद सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे भी बनेगा आपका यही सोडियम एल्यूमिनेट और CO2 है, उड़ जाएगा। फिर इस सोडियम एल्यूमिनेट को CO2 पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या मिल जाता है, वाइट PPT और सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। अगेन इस वाइट PPT को फिल्टर करा, वॉश करा, ड्राई करा और हीट करा। जब इग्नाइट करेंगे AlOH होल थ्राइस को, यही वाला रिएक्शन होगा स्टेप 3, आपको Al2O3 मिलेगा और पानी मिल जाएगा। वो तो वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर होता है। अगेन एल्यूमिना मिल गया। नेक्स्ट है सरपेक्स प्रोसेस। सरपेक्स यूज होता है टू कॉन्सेंट्रेट योर वाइट बॉक्साइड। इसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो आपकी SiO2 की होती है, तो सरपेक्स प्रोसेस में हम यूज करते हैं कार्बन प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे जो मैं यूज कर रही हूँ वो कौन सा है, मेरा वाइट बॉक्साइड, और को हमने रिएक्ट कराया कार्बन नाइट्रोजन के साथ, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है, और CO बनता है। फिर जो आपका SiO2 इम्प्योरिटी होता है, ये कार्बन के साथ, जो मिक्सचर में कार्बन और नाइट्रोजन है, ये कार्बन के साथ रिएक्ट करके सिलिकॉन बनाता है, वेपर्स में उड़ जाता है, वॉलेटाइल होता है, CO भी उड़ जाता है। फिर ये जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड है इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो आपको फिर से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट PPT मिलेगा और अमोनिया गैस निकल जाएगी। अगेन वही स्टेप है यार, PPT को फिल्टर, वॉश, ड्राई और फिर हीट कर दो। जब आप हीट करोगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डीकम्पोज हो जाएगा टू गिव यू Al2O3 प्लस H2O, और आपको वापस से फिर क्या मिल गया, मेरा प्योर एल्यूमिना। यानी अब इसमें से जो भी इम्प्योरिटी थी SiO2 की सरपेक्स से रिमूव करी, Fe2O3 की रिमूव करी हॉल्स प्रोसेस से, या फिर हमने किससे रिमूव करी, आपका बेयर्स प्रोसेस से। ठीक है, सो आई होप आपको ये तीनों मेथड समझ आ गए होंगे टू कॉन्सेंट्रेट दी ओर, चाहे रेड बॉक्साइट है चाहे वाइट बॉक्साइट है, हमने कॉन्सेंट्रेट कर लिया, हमने इम्प्योरिटीज हटा दी, हमने Al2O3 ऑब्टेन कर लिया।
अब इसमें से मुझे एल्यूमिनियम निकालना है, रिडक्शन करना है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है, ऑलरेडी ऑक्साइड है। अब कोई सोचे मैडम वो स्टेप तो आपने करा ही नहीं, इट्स ऑलरेडी ऑक्साइड, तो मैं इसको क्या ही रोस्टिंग कैल्सिनेशन थोड़ा ना करूंगी अब इसका। और वैसे भी अल्टीमेटली कैल्सिनेशन हो ही रहा है, हीटिंग तो हो ही रही है। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर रहे हैं ऑफ प्योर एल्यूमिना, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। ये भी मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, सो इट्स जस्ट अ क्विक रिकैप। हम यहाँ पे जब एल्यूमिना यानी Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें दो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। पहला, प्योर एल्यूमिना जो होता है दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आयंस में आसानी से डिसोसिएट नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी कंडक्ट नहीं करता। और जो फ्यूजन टेम्परेचर होता है विच इज 2000 डिग्री सेल्सियस ऑफ प्योर एल्यूमिना, दैट इज वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिना का Al2O3 का बहुत ज़्यादा हाई होता है। पहला पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो मैं कैसे इसका इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करूँ? पहले तो पिघलाने में इतना टाइम लगेगा, दूसरा अगर मैंने मेल्ट कर भी दिया तो ये आयंस में डिसोसिएट ही नहीं हो रहा। जब डिसोसिएट नहीं होगा तो कहाँ से तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो इन डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए हम इसमें न्यूट्रल फ्लक्स डालते हैं, और न्यूट्रल फ्लक्स में हम क्या डालते हैं, हमारा ये बार बार आ रहा है क्रायोलाइट, और क्या डालते हैं हमारा फ्लोरस्पार। तो क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार क्या करते हैं, फ्यूजन टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं टू नियर अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये भी आयंस में टूटेगा, ये भी आयंस में टूटेगा, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था इसमें सवाल भी आता है कि फ्यूजन टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए, लोअर डाउन करने के लिए क्या डालते हैं, तो वी ऐड क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। सो जो AlF3 है क्रायोलाइट से, ये NaF और AlF3 से बना हुआ है, NaF सोडियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड। तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो होता है क्रायोलाइट से, वो डिसोसिएट करता है इनटू एल्यूमिनियम आयन, फ्लोराइड आयन। कैथोड पर कैरी आउट होता है रिडक्शन, तो एल्यूमिनियम आयन, और ये आपका केटायन है, केटायन विल गो टू कैथोड, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, एनायन नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, इस पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो केटायन कैथोड पर आता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एल्यूमिनियम रिड्यूस हो जाएगा, मतलब एल्यूमिनियम आयन विल रिड्यूस इनटू एल्यूमिनियम। फ्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरीन गैस में। अब जो लिबरेटेड फ्लोरीन गैस होती है ये क्या करती है, जो एल्यूमिना था मेरे पास Al2O3, ये जो फ्लोरीन गैस है ये एल्यूमिना के साथ रिएक्ट करती है, वापस मुझे AlF3 देती है, फिर दोबारा AlF3 डिसोसिएट होगा, यही मेथड दोबारा जाएगा, एल्यूमिनियम आयन मिलेगा, फ्लोरीन गैस मिलेगी, चलता रहेगा, ठीक है। तो जो AlF3 है वो आयंस में डिसोसिएट होता रहता है, जो आपको फ्लोरीन गैस मिलती है वो क्या करती है, फिर दोबारा Al2O3 के साथ रिएक्ट करता है, AlF3 बनता है। तो आपको कैथोड पे बार बार क्या मिलता जाएगा, एल्यूमिनियम मिलता जाएगा। पर जब मेरा फ्लोरीन गैस लिबरेट हुआ, Al2O3 के साथ रिएक्ट करता है, AlF3 बना, सही है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये वापस यही प्रोसेस जाएगा। बट ये जो O2 गैस है ना, ये बहुत परेशान करती है। कैसे परेशान करती है, जो आपका ये वाला प्रोसेस होता है हॉल हेरोल्ड, इसमें हमने आयरन को कैथोड बना रखा होता है, ग्रेफाइट रॉड को एनोड बना रखा होता है। मैंने पहले भी बताया था आपको, जो यहाँ पे कार्बन होता है ये एनोड की तरह होता है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, CO में कन्वर्ट होता है, या C+O2 रिएक्ट करके क्या दे सकता है, CO2 दे सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एनोड होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे मेरी ग्रेफाइट रॉड जो होगी वो खत्म होती जाएगी, क्योंकि उसका कार्बन रिएक्ट करता जा रहा है। तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, बार बार कुछ देर बाद हमें एनोड को रिप्लेस करना पड़ता है। दिस आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। सो एनोड हैज टू बी रिप्लेस्ड इन फ्यू इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि एनोड जो होता है, ग्रेफाइट रॉड जो होती है वो डिमिनिश होती रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो लिबरेट होती है वो आपकी इससे रिएक्ट करती जाती है। सो अब हमें रिडक्शन से एल्यूमिनियम मिल गया, कहाँ पर, कैथोड पर, ठीक है, कैथोड पर एल्यूमिनियम मिल गया। अब इसकी प्योरिफिकेशन करनी है, प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा। सो अब आते हैं प्योरिफिकेशन पे। सो रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम इज डन बाय हूप्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है,
हमारे पास देखो रिफाइनिंग का स्टेप वही है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का। एनोड विल बी इम्प्योर एल्यूमिनियम, कैथोड विल बी प्योर एल्यूमिनियम। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है जो एक आयरन बॉक्स से बना होता है, लाइंड इनसाइड विद कार्बन। इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, अपर लेयर, मिडल लेयर, लोअर मोस्ट लेयर या लोअर लेयर। जो अपर लेयर होती है उसमें प्योर एल्यूमिनियम होता है। प्योर एल्यूमिनियम क्या बना रखा होता है हमने आज, कैथोड। जो मिडल लेयर होती है वो आपके एज एन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करती है, दैट हैज फ्लोराइड्स ऑफ एल्यूमिनियम यानी AlF3, बेरियम फ्लोराइड BaF2, सोडियम फ्लोराइड NaF, या इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। और जो लोएस्ट लेयर होती है वो आपकी इम्प्योर एल्यूमिनियम होती है जो एनोड की तरह बिहेव करती है। अब जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूंगी तो देखो यार, ये सबसे लोअर लेयर, ये मिडल लेयर, ये आपकी अपर मोस्ट लेयर है ना। लिख देती हूँ, ये UL, ये मिडल लेयर और ये लोअर लेयर, ठीक है। अब क्या होगा जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो जो एनोड है लोअर लेयर वाला जो इम्प्योर एल्यूमिनियम है, ये Al3 प्लस में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो एल्यूमिनियम आयन है वो आपका मिडल लेयर में जाएगा, और मिडल लेयर में भी आपके पास एल्यूमिनियम फ्लोराइड है, तो वहां से भी मेरे को एल्यूमिनियम आयन मिल जाएगा, ठीक है। तो मिडल लेयर से ये यहाँ जाएगा, फिर एल्यूमिनियम 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम की तरह अपर लेयर, जिसको मैंने क्या बनाया था, कैथोड थिन स्ट्रिप, वहां पे प्योर एल्यूमिनियम क्या होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। सो ऑन इलेक्ट्रोलिसिस एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड एट कैथोड फ्रॉम मिडल लेयर and an equivalent amount of aluminium is taken up by middle layer from the lower layer। तो लोअर लेयर से एल्यूमिनियम आयन मिडल लेयर में जाता है, मिडल लेयर में तो होता ही है क्योंकि एल्यूमिनियम फ्लोराइड होता है, मिडल लेयर वाला ऊपर जाता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ का एल्यूमिनियम ऊपर रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट होगा, फिर जैसे यहाँ का ऊपर जाएगा एल्यूमिनियम, ये नीचे वाली लेयर से खींच लेगा, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ का एल्यूमिनियम यहाँ गया, यहाँ का एल्यूमिनियम यहाँ गया, रिड्यूस हुआ और प्योर एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता जाता है। सो एल्यूमिनियम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेयर थ्रू मिडल लेयर while the impurities are left behind। impurities पीछे की तरफ छूट जाएंगी। सो ये आपका हुप्स प्रोसेस होता है जिसमें आपकी 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, लोअर लेयर इम्प्योर, मिडल लेयर इलेक्ट्रोलाइट, अपर लेयर प्योर लेयर, प्योर एल्यूमिनियम का बना होता है जो कैथोड की तरह बिहेव करता है। बाकी प्रोसेस वही है जो आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का होता है। सो एल्यूमिनियम की हमने पूरी एक्सट्रैक्शन कर ली, फ्लो चार्ट एक बार दोबारा देख लो। कॉन्सेंट्रेट करा बेयर, हॉल्स, सरपेक्स, फिर हमने प्योर एल्यूमिनियम ऑब्टेन करा, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से हमने रिड्यूस करा, इम्प्योर एल्यूमिनियम मिला था हमें, उसके बाद हमने इसका रिफाइनिंग करा बाय हुप्स प्रोसेस, तो प्योर एल्यूमिनियम हमें ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हॉल हेरोल्ड प्रोसेस था और ये आपका हुप्स प्रोसेस था। नेक्स्ट आते हैं कॉपर की मेटलर्जी पे। सो कॉपर जो होता है, कॉपर की अगर मैं मेन ओर की बात करूं, सो दैट इज कॉपर पायराइट CuFeS2, जिसमें कॉपर और आयरन दोनों होता है। सो फाइनली डिवाइडेड है आपका। सल्फाइड ओर है तो फ्रॉथ फ्लोटेशन करेंगे, फ्रॉथ फ्लोटेशन से जो ओर होगी वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, ये जो ओर है वो आपकी फ्रॉथ में आ जाएगी, इम्प्योरिटीज पीछे रह जाएंगी। उसके बाद हम, क्योंकि सल्फाइड ओर है तो मैं इसकी रोस्टिंग कैरी आउट करूंगी। सो जब रोस्टिंग कैरी आउट करेंगे तो Cu2S, FeS, FeO, Cu2 ये सारा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कोक को यूज करेंगे और SiO2 डालेंगे जो आपका बेसिकली बिहेव करता है फ्लक्स की तरह, ठीक है। सो आपका यहाँ पे कॉपर मैट ऑब्टेन होगा और स्लैग बन जाएगा। स्लैग फ्यूजिबल सब्सटेंस है, हल्का होता है, रिमूव हो जाएगा। फिर बेसिमराइजेशन करते हैं, बेसिमर कन्वर्टर में फिर से स्लैग बनता है, सेल्फ रिडक्शन होके ब्लिस्टर कॉपर बनता है। ब्लिस्टर कॉपर बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस SO2 होती है। पोलिंग करेंगे, पीछे सारी चीजें पढ़ा दी है। पोलिंग करेंगे, Cu के अंदर Cu2O की इम्प्योरिटी होती है, ग्रीन लॉग ऑफ वुड से स्टर करोगे प्योर कॉपर मिलेगा। फिर भी अगर हमें अल्ट्रा प्योर कॉपर ऑब्टेन करना है तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर दो, एनोड इम्प्योर कॉपर, कैथोड प्योर कॉपर, थिन और इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको 99.99% प्योर कॉपर ऑब्टेन हो जाएगा।
सो ये कॉपर का है, बाकी रिएक्शन देख लेते हैं क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रोस्टिंग में, तो ये मेरी हो गई आपकी कॉपर पायराइट, वहां तक तो कर ही लोगे। कॉन्सेंट्रेशन फ्लोटेशन से हो जाएगा। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड कर रहे हैं, तो जब हम इसका करेंगे तो हमें Cu2S मिलेगा, FeS मिलेगा और SO2 मिला। फिर FeS को O2 के साथ रिएक्ट कराऊंगी, FeO और SO2। Cu2S को O2 के साथ रिएक्ट करूंगी, Cu2O प्लस SO2। बट ये बहुत कम अमाउंट में मिलता है, तो मेरे को क्या क्या मिल रहा है, Cu2S FeS तो है ही, जिसको हम क्या बुलाते हैं, हमारा कॉपर मैट। साथ में मुझे Cu2O और FeO भी मिल रहा है रोस्टिंग में ही, बट कम अमाउंट में मिलता है। फिर हम करते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग बेसिकली रिडक्शन मेथड यूजिंग कार्बन, बट Cu2S जो होता है इट रिमेन्स अनअफेक्टेड अगेन, क्योंकि कार्बन जो होता है वो इसको रिड्यूस नहीं कर पाता। सो कार्बन रिडक्शन अकर्स ओनली फॉर ऑक्साइड। ठीक है, आपको याद होगा Cu2S या जो भी हमने कार्बन रिडक्शन करें वो मेटल ऑक्साइड के लिए होता है, मेटल सल्फाइड के लिए नहीं होता। सो यहाँ पर सिर्फ आपका क्या होगा, जो Cu2O या FeO वाला पार्ट होगा वो तो कार्बन से रिड्यूस हो जाएगा, बट जो Cu2S या FeS है कॉपर मैट, वो स्मेल्टिंग से नहीं होगा। सो FeS प्लस Cu2O, FeO प्लस Cu2S, FeO SiO2 यानी फ्लक्स के साथ रिएक्ट करेगा, FeSiO3 स्लैग की तरह रिमूव हो जाएगा। मेरे पास कॉपर मैट है, मेरे को अब इसमें से कॉपर ऑब्टेन करना है। सो अब बेसिमर कन्वर्टर यूज करेंगे और हम ये रिएक्शन करेंगे। FeS का रोस्टिंग करा, FeO ऑब्टेन हुआ। Cu2S का O2 के साथ रोस्टिंग करा, Cu2 ऑब्टेन हुआ। फिर FeO को फ्लक्स के साथ रिएक्ट करके स्लैग की तरह रिमूव कर देते हैं, पहले भी कर लिया। Cu2O को Cu2S के साथ रिएक्ट कराएंगे, सेल्फ रिडक्शन होगा, ब्लिस्टर कॉपर मिलेगा और कौन सी गैस निकल जाएगी आपकी, SO2। अब इसके बाद ब्लिस्टर कॉपर जो आपको ऑब्टेन हुआ, उसके बाद आप इसका क्या करोगे, रिफाइनिंग, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्योर कॉपर। ठीक है, पोलिंग तो कर ही सकते हैं साथ में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, बट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ही करेंगे तो आपको और अल्ट्रा प्योर मिलेगा। सो मेन है कि जो हमें कॉपर मैट मिलता है Cu2S और FeS, और FeO और Cu2O तो मिल ही रहा है रोस्टिंग में। स्मेल्टिंग भी कर रहे होते हैं तो FeO और Cu2O जो होता है वो थोड़ा बहुत आपका रिड्यूस हो जाता है, बट FeO को हम बेसिकली रिमूव करते हैं यूजिंग योर फ्लक्स विच इज SiO2। तो ये आपका फ्लक्स जो होता है SiO2 FeO के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना के रिमूव हो जाता है। और जो आपका Cu2S है वो आपका पहले रोस्टिंग होता है, पार्शियल रोस्टिंग जाता है, Cu2O बनता है, फिर Cu2O Cu2S के साथ ही रिएक्ट करके सेल्फ रिडक्शन जाके आपको कॉपर देता है, बट दैट इज ब्लिस्टर कॉपर, क्योंकि SO2 का एवोल्यूशन हो रहा होता है। फिर ब्लिस्टर कॉपर को हम कन्वर्ट करते हैं इन प्योर कॉपर बाय पोलिंग, फिर और प्योरीफाई करने के लिए हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं। तो एक तो इसमें जो सवाल आता है वो आता है आपको कॉपर मैट होता है Cu2S प्लस FeS। ये याद रखना है, बेसिमर कन्वर्टर से जो कॉपर ऑब्टेन होता है दैट इज ब्लिस्टर कॉपर बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस, और वो ब्लिस्टर आ किसकी वजह से रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ द SO2 एवोल्यूशन। ठीक है, पोलिंग करते हैं, पोलिंग में Cu2O की ही इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है तो उसको भी और प्योरीफाई कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं आयरन का एक्सट्रैक्शन। सो आयरन की अगर मैं एक्सट्रैक्शन की बात करूं तो आयरन को करने के लिए डिफरेंट ओर्स हैं, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लेमोनाइट है, साइडराइट है, डिफरेंट ओर्स हैं। बट आप देखेंगे क्या तो ऑक्साइड है या कार्बोनेट है, और क्योंकि जो ये ओर्स होती हैं ये हैवी होती हैं तो हम इनको ग्रेविटी सेपरेशन यानी हाइड्रोलिक वॉशिंग के थ्रू कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो इम्प्योरिटीज हट जाएंगी। कैल्सिनेशन या रोस्टिंग कर सकते हैं, वैसे तो कोई सल्फाइड और है नहीं, एक साइडराइट है कार्बोनेट और, तो कैल्सिनेशन करोगे तो आपको ऑक्साइड मिल जाएगा। उसके बाद कार्बन रिडक्शन करते हैं। सो Fe2O3 का जब हम कार्बन रिडक्शन करेंगे, यहाँ पे जो हम फर्नेस यूज करते हैं दैट इज ब्लास्ट फर्नेस, जिसमें आपका ओर होता है 8 पार्ट, कोक होता है 4 पार्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो आपका किसकी तरह एक्ट करता है,
फ्लक्स की तरह CaCO3 से कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा, जो बेसिकली आपका इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए यूज होगा। सो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, ये SiO2 की इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना लेता है, और आपको यहाँ जो आयरन ब्लास्ट फर्नेस से ऑब्टेन होता है दैट इज पिग आयरन। बट इस पिग आयरन में अभी और भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, कार्बन की, सिलिकॉन की, मैंगनीज, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। सो फिर हम प्रोसेस करते हैं पुडिंग प्रोसेस, जिसमें मोल्टन आयरन को एक फर्नेस में लेते हैं विच इज लाइंड विद हेमेटाइट, हीट करते हैं, CO2 उड़ जाता है, SO2 उड़ जाता है, MnSiO3 कंबाइन करके आपका आयरन फॉस्फेट। तो ये सारी जो इम्प्योरिटीज है ना, ये सारी इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं पुडिंग प्रोसेस से। फिर आपको मिलता है रॉट आयरन। रॉट आयरन जो होता है दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, जिसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे कम होता है। ठीक है, सो ब्लास्ट फर्नेस से आपका पिग आयरन मिलता है, बट फर्दर हम और पुडिंग प्रोसेस कर करके इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं, तो जो आपको लास्ट में आयरन मिलता है दैट इज रॉट आयरन विच हैज दी वेरी लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड अ हाई परसेंटेज ऑफ आयरन। सो ये पूरा ब्लास्ट फर्नेस का सेटअप है, बहुत ही सुंदर सेटअप है ये। तो इसमें हमने ओर लिया जो आपका है, जो भी ऑक्साइड ओर है, लाइमस्टोन लिया जो फ्लक्स है, और कोक लिया जो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको मैंने यहाँ से डालना शुरू करा। ठीक है, सो 500-800 केल्विन पर कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। जो आयरन की ओर है वो CO के साथ रिएक्ट करेगी, Fe3O4 CO2 Fe3O4 FeO में कन्वर्ट होगा, दुनिया जान का रिएक्शन होता रहेगा। 900 to 1500 केल्विन पे नीचे की तरफ और आ रहे हैं, तो FeO CO के साथ रिएक्ट करके Fe बना रहा है, C + CO2 CO। कैल्शियम ऑक्साइड ये वाला जो फ्लक्स है, ये इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट करके स्लैग बनाएगा, वो रिमूव हो जाएगा, फ्यूजिबल है। ठीक है, और ये वाला जो आयरन आपको ऑब्टेन हो रहा है इस स्टेज पर, दिस आयरन इज कॉल्ड एज योर स्पॉन्ज आयरन, स्पॉन्ज आयरन। ठीक है, फिर बर्निंग ऑफ कोक हो रही होती है, तो कार्बन + O2 CO2 FeO Fe कार्बन के साथ स्मेल्टिंग के थ्रू रिड्यूस हो रहा है Fe में। सो अभी भी मेरे को Fe मिला, बट अब जो लास्ट में मेरे को आयरन मिल रहा है वो आपका जो आयरन होता है वो कौन सा होता है, पिग आयरन। तो यहाँ पे जो बन रहा है वो स्पॉन्ज आयरन, बट जो लास्ट में आयरन आपको ब्लास्ट फर्नेस से ऑब्टेन होता है दैट इज योर पिग आयरन। तो ये मोल्टन आयरन जो में लास्ट स्टेज पे ऑब्टेन होता है दैट इज पिग आयरन। यहाँ से मोल्टन स्लैग और जो भी वेस्ट वगैरह होता है वो इधर से हम निकालते जाते हैं। सो अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ आयरन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आ रखे हैं। सो टाइप्स ऑफ आयरन डिपेंडिंग ऑन परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड आयरन, हम आयरन को 4 में क्लासिफाई करते हैं। पहला पिग आयरन, सबसे इम्प्योर फॉर्म है, सबसे बेकार फॉर्म। इट कंटेन्स द हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन, नियर अबाउट 4 से 5% इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, विद ट्रेसेस ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस, मैंगनीज एंड सिलिकॉन। तो इसमें कार्बन का परसेंटेज काफी हाई होता है, 4 से 5 अच्छा खासा हाई है। नेक्स्ट आता है कास्ट आयरन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन। इसमें हम क्या करते हैं, पिग आयरन को मेल्ट करते हैं विद स्क्रैप आयरन। स्क्रैप आयरन क्या होता है, बेसिकली आयरन के पीसेस। फिर हम क्या करते हैं, इसको हॉट एयर ब्लास्ट में मेल्ट कराते हैं, पिग आयरन को और स्क्रैप आयरन को। उसके बाद क्या करते हैं, इसको अलग अलग शेप्स में कास्ट करते हैं, इसीलिए हम इस आयरन को बुलाते हैं कास्ट आयरन। सो दिस हैज लेस कार्बन कंटेन, नियर अबाउट 2.5 to 5%, बट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2.5 से 3% के बीच में होता है, 2.5 से 4 भी हो सकता है, और ये काफ़ी हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। सो कास्ट आयरन बेसिकली पिग आयरन और जो स्क्रैप आयरन है उसको मेल्ट करके फिर अलग अलग शेप में कास्ट करते हैं, इसीलिए इसको हम कास्ट आयरन बुलाते हैं। इसके अंदर कार्बन का परसेंटेज पिग आयरन से कंपैरेटिवली कम है। नेक्स्ट आते हैं स्टील। स्टील हमें सबको पता है भाई आयरन का काफ़ी इंपॉर्टेंट अलॉय होता है। सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल वेराइटी ऑफ आयरन, फाइंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशन। इसमें 0.25 से लेके 2% कार्बन होता है,
इसको हम कास्ट आयरन से ऑब्टेन करते हैं। तो स्टील बेसिकली आयरन और कार्बन का ही अलॉय होता है, बट इसमें कार्बन का परसेंटेज और कम हो गया, 0.25 से 2% के करीब। और आखिरी आपका रॉट आयरन, मैलिएबल आयरन, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, कंटेन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्बन 0.25 से लेके 0.30, और इसको हम कास्ट आयरन से ही बनाते हैं। सो आप देखो यार, जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज कम होता जा रहा है, आयरन का प्योरिटी बढ़ता जा रहा है। तो सबसे ज्यादा कार्बन का परसेंटेज पिग आयरन, ये सबसे इम्प्योर फॉर्म है। रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। चलिए नेक्स्ट आते हैं जिंक के एक्सट्रैक्शन पे। जिंक के एक्सट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। जिंक की जो मेन ओर है वो जिंक सल्फाइड, कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट, जिंकाइट, ZnO। सो सल्फाइड है तो रोस्टिंग करूंगी, कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन करूंगी, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन तो कर ही लोगे। सल्फाइड है तो फ्रॉथ फ्लोटेशन से हो जाएगा, कार्बोनेट या ऑक्साइड आपकी हाइड्रोलिक वॉशिंग से हो जाती है। सो कॉन्सेंट्रेट करने के बाद हम रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करेंगे। सो कॉन्सेंट्रेशन, पाउडर्ड जिंक ब्लेंड इज ZnS, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन। फिर रोस्टिंग करोगे तो ZnO ऑब्टेन होगा। इसमें अगर आप कैल्सिनेशन करोगे तो भी ZnO ऑब्टेन होगा और CO2 उड़ जाएगा। ये तो ऑलरेडी जिंक ऑक्साइड है। फिर रोस्टिंग करके जिंक ऑक्साइड हुआ, कैल्सिनेशन करके भी जिंक ऑक्साइड हुआ, डिपेंड करेगा कौन सी और यूज कर रहे हो जिंक एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फिर रिडक्शन करोगे यूजिंग स्मेल्टिंग, तो Zn और CO मिल जाएगा। अगर मैं कार्बन ले रही हूँ, मतलब हाई टेम्परेचर पे काम कर रही हूँ, CO ले रही हूँ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो लो टेम्परेचर पे। उसके बाद प्योरिफिकेशन कर लो, रिफाइनिंग कर लो। अब ये जो जिंक मिला ये इम्प्योर है, प्योरिफिकेशन कर लो, रिफाइनिंग कर लो, कर ही रखा है। इम्प्योर जिंक एनोड, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर जिंक कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट ले लो जिंक सल्फेट, बस। तो वो ये इम्प्योर जिंक ऑब्टेन्ड अबव कंटेन इम्प्योरिटीज ऑफ लेड, आयरन, कैडमियम। इस इम्प्योर जिंक को हम स्पेल्टर बोलते हैं, स्पेल्टर। तो फर्स्टली कैडमियम को डिस्टिल ऑफ करते हैं डिस्टिलेशन से, क्योंकि कैडमियम वॉलेटाइल मेटल होता है। फिर इलेक्ट्रोलिटिक प्योरिफिकेशन करते हैं, जिसमें इम्प्योर जिंक को एनोड बनाते हैं एंड कैथोड कंसिस्ट ऑफ शीट्स ऑफ प्योर एल्यूमिनियम। तो प्योर एल्यूमिनियम पर जिंक आकर डिपॉजिट होता जाता है, उसको हम फिर स्क्रैप ऑफ कर लेते हैं एल्यूमिनियम शीट्स से। सो विद दिस वी आर ओवर विद दी ऑल द एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी। बट अगर मैं एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में बात करूं, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके टाइप्स ऑफ आयरन से सवाल आता है। कॉपर में सवाल आता है बेसिमर कन्वर्टर से, कॉपर मैच से, ठीक है। एल्यूमिनियम में तो बहुत सवाल आते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट और डिटेल में बहुत दे रखा है NCERT के अंदर। जिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इम्प्योर जिंक याद रखना है। इम्प्योर जिंक इज कॉल्ड एज स्पेल्टर। यूजेस की बात कर लेते हैं फटाफट से। एल्यूमिनियम हमें पता है भाई, तारे बनाने के लिए यूज होता है, किचन यूटेंसिल में यूज होता है, सिल्वर पेंट बनाने के लिए यूज होता है, मॉलिबेडनम क्रोमियम के एक्सट्रैक्शन में यूज होता है, घर में एल्यूमिनियम फॉइल्स बनाने के लिए यूज होता है। कॉपर की बात करूं, पाइप्स बनाने के लिए, तारे बनाने के लिए, कैलोरीमीटर्स बनाने के लिए, अलॉयज बनाने के लिए। जैसे ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉइनेज अलॉय सिक्के विक्के बनाने के लिए यूज होता है, तो कॉपर को निकल के साथ मिक्स करते हैं। जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। याद रखना, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, बट सिल्वर जैसी अपीयरेंस होती है। सो जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल, है ना। जैसे फूल्स गोल्ड में गोल्ड नहीं है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है, ये वाली बातें हैं। जिंक की बात करें, ये भी अलॉयज बनाने के लिए यूज होता है, गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज होता है, क्योंकि आयरन बहुत जल्दी रस्टिंग चला जाता है, तो हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जिसमें जिंक जो होता है वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ड्राई सेल बनाने के लिए यूज होता है जिंक। सिल्वर या गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज हो रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हमने करा भी था जब वो लीचिंग करा था साइनाइड प्रोसेस के थ्रू। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता था AG या AU का, उसमें हमने जिंक एज अ एजेंट यूज करा था। तो वहाँ पे आपका जो जिंक था वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैरी आउट कर रहा था, कॉम्प्लेक्स में से सिल्वर या गोल्ड को रिप्लेस कर देता था। आयरन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, रॉट आयरन बनाने के लिए, स्टील की डिफरेंट वेराइटीज़ बनाने के लिए, एग्रीकल्चरल टूल्स बनाने के लिए, आयरन ब्रिजेस बनाने के लिए यूज़ होता है, घर के पिलर्स बनाने के लिए यूज़ होता है, टार्स बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन्स, यूटेंसिल,
गटर पाइप्स, रेलवे स्लीपर्स, मतलब आयरन तो बहुत ज़्यादा हमारी डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन फाइंड करता है। अब बात करते हैं डिड यू नो, जो टोपाज है, टोपाज इज पुखराज, रूबी एंड सफायर, नीलम, ये सारे के सारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ही इम्प्योर फॉर्म्स हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम कोरंडम भी बोलते हैं, Al2O3, और कार्बोरंडम होता है आपका सिलिकॉन कार्बाइड। सो Al2O3 कोरंडम, इसी का अलग अलग इम्प्योर फॉर्म होता है, पुखराज हो गया आपका, रूबी हो गया, सफायर हो गया, नीलम। अब सफायर में भी अलग अलग होते हैं। इसके अलावा जो टेम्पल की बेल्स होती है, दे आर मेड फ्रॉम द अलॉय कॉल्ड एज बेल मेटल, जिसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है, कॉपर एंड टिन। इस चैप्टर से आपको अलॉय के कॉम्पोजिशन भी आ जाते हैं। इसके अलावा कॉपर को मिक्स करते हैं गोल्ड या सिल्वर के साथ हार्ड बनाने के लिए, ताकि ज्वेलरी बन सके, क्योंकि जो आपका सिल्वर है या गोल्ड है ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, तो कॉपर को मिक्स करा जाता है हार्ड बनाने के लिए ताकि ज्वेलरी बन पाए। इसके अलावा ZnO को हम फिलोसोफर्स वूल बोलते हैं एंड चाइनीज वाइट, और जो जिंक ऑक्साइड होती है वो एम्फोटेरिक होती है, ठीक है। FeS2 एंड CuFeS2, आपका FeS2 जिसको फूल्स गोल्ड बोला था, आयरन पायराइट, एंड CuFeS2 विच इज कॉपर पायराइट, दे हैव गोल्ड लाइक येलो शाइनिंग एंड बोथ आर कॉल्ड एज फूल्स गोल्ड। इन दोनों को हम फूल्स गोल्ड बोलते हैं क्योंकि दिखने में लगता है कि गोल्ड की ओर है, बट एक्चुअली में गोल्ड की ओर होती नहीं है। नेक्स्ट है जो कॉमन थर्माइट है, जो हम थर्माइट रिएक्शन कर रहे थे रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, उसमें जो थर्माइट मिक्सचर होता है उसमें Fe2O3 और एल्यूमिनियम 3:1 रेशियो में होता है, यानी Fe2O3 3 पार्ट्स में होगा, एल्यूमिनियम 1 पार्ट में। रिएक्शन करोगे तो Fe2O3 मोल्टन आयरन में कन्वर्ट हो जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो जाता है Al2O3 में। इसके अलावा वही बात जो मैंने बोली, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, रोल्ड गोल्ड में गोल्ड नहीं होता, और लेड पेंसिल में लेड नहीं होता, जो हम पेंसिल यूज करते हैं उसमें ग्रेफाइट होता है। इसके अलावा टाइटेनियम एंड जिरकोनियम आर यूज्ड इन मेकिंग पार्ट्स ऑफ जेट इंजन। सो थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी के जो इंटेक्स थे इस चैप्टर के, वो 4 इंटेक्स ही थे, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4। वो सारे टेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, एक बार बैक एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करना। और अभी ये लास्ट में डिस्कस करते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज कास्ट आयरन, हार्ड आयरन, स्टेनलेस स्टील, रॉट आयरन। फटाफट बता दो यार, क्योंकि मैं 2-3 बार ये बार रिपीट कर चुकी हूँ। सो इम्प्योर फॉर्म होता है पिग आयरन और प्योर फॉर्म होता है रॉट आयरन, ठीक है। नेक्स्ट है द मेटल ऑक्साइड विच कैन नॉट बी रिड्यूस टू मेटल बाय कार्बन। ZnO हो सकता है, Fe2O3 हो सकता है, Pb हो सकता है, Al2O3 नहीं हो सकता। Al2O3 किससे हो सकता है? दिस कैन बी रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से हो सकता है, बट कार्बन से नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन रिएक्ट कर लेगा एल्यूमिनियम के साथ और एल्यूमिनियम कार्बाइड बन जाएगा। चलो, जब हम Cu2 और Cu2S के मिक्सचर को हीट करते हैं, सेल्फ रिडक्शन होता है, तो हमें Cu मिलता है और क्या मिलता है? SO2, ब्लिस्टर कॉपर मिलता है और SO2, तो Cu प्लस SO2 पहले ही ऑप्शन में आंसर मिल गया। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मेटल कैन बी प्योरिफाइड बाय विनार्कल। विनार्कल में हम क्या कर रहे थे? वॉलेटाइल कंपाउंड बना रहे थे, फिर डिकम्पोज कर रहे थे। सो विनार्कल से आप टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम तीनों कर सकते हो। टाइटेनियम TiI4, जिरकोनियम ZrI4 बनाते हैं और हॉफनियम, तीनों को आप विनार्कल से कर सकते हो, बट मुंड्स प्रोसेस से सिर्फ कौन सा होता है? निकल होता है। नेक्स्ट, कैल्सिनेशन इज यूज्ड इन मेटलर्जी टू रिमूव H2O एंड H2S। नहीं, कैल्सिनेशन यूज होता है कार्बोनेट ओर के लिए, हाइड्रेटेड ऑक्साइड ओर के लिए और हाइड्रोक्साइड के लिए। कार्बोनेट में से CO2 रिमूव करता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड और या हाइड्रोक्साइड में से वाटर रिमूव करता है, H2O। सो H2O एंड CO2 हाँ, CO2 एंड H2S नहीं, H2O ओनली नहीं। सो इस चैप्टर में से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आपका ये तीनों लेक्चर आपने हम शॉर्ट देख लिए होंगे, आप देख लोगे, बट उसके बाद आपकी एक ड्यूटी बनती है कि आप एक बार NCERT को प्लीज़ लाइन बाय लाइन थॉरोली पढ़ो, ठीक है। आज की क्लास वॉज बेस्ड फ्रॉम पेज नंबर 159 टू
66. Revise this chapter and also try solving NCERT back exercise plus NCERT exemplar of this chapter. ठीक है, इतना करें. थैंक यू सो मच गाइस. आई होप आपको ये चैप्टर थॉरली समझ आ गया होगा. हैप्पी होली इन एडवांस. थैंक यू सो मच. बाय बाय. आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट चैप्टर. बाय बाय.